हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एलएलबी बीए एलएलबी वालों के लिए लॉ ऑफ एविडेंस का सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा उसमें पंचनामा क्या है। दूसरा होगा क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। नेक्स्ट है साक्ष्य की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, ये जो आगामी परीक्षाओं में ये वीडियो आप लोगों को सबको हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो हमारी जो भी पड़ी हुई हैं अब तक, वो एडवोकेट स्टडी पॉइंट पे आप सब देख सकते हैं। हमने इससे पहले लॉ ऑफ टोर्ट की 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो दोस्तों, सेशन में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। चलिए, सॉरी, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज है जो हम दिखा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पंचनामा क्या है। पंचनामा क्या है? पुलिस के अन्वेषण के दौरान साक्षियों के रूप में सम्मन किए गए व्यक्ति पंच कहे जाते हैं। जो साक्षी होते हैं, जैसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पुलिस के सामने जो लोग गवाही देते हैं उनके रूप में सम्मन किए गए व्यक्ति पंच कहे जाते हैं। पंचनामा मात्र में उन बातों का अभिलेख होता है जो कुछ पंच ने देखा होता है। चलिए, एकमात्र उपयोग जो इसका किया जा सकता है वह यह है कि जब वह पंच साक्षी कटघरे में जाता है और जो कुछ देखा होता है उसकी शपथ लेता है, तो वह पंचनामा उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए समकालिक अभिलेख के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि पुलिस किसी पंच पर निर्भर करना चाहती है तो उन्हें उस पंच को उसे साबित करने के लिए बुलाना पड़ेगा। किसी पर सर की तलाशी के संबंध में पंचनामा जो कुछ वहाँ मिला था उसका साक्ष्य नहीं होता। चलिए, जब तक कि पंचों की साक्षियों के रूप में परिभाषा ना की जाए। इसमें एक बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल मार्क कर लेना। एम्पायर बनाम रुस्तम लाल 1931, 34 बॉम्बे LR 267 के बाद में। चलिए, ये जो बात है ये आप डबल मार्क कर लेना और इसको याद करके ज़रूर ही जाना। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इसका डिस्कस करेंगे। आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एक अपराध के अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग करने के विरुद्ध स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के अनुसार कोई भी संस्वीकृति जो एक पुलिस अधिकारी को की गई है किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। यह प्रावधान आदेशात्मक है। धारा 25 के अंतर्गत किसी संस्वीकृति को अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध ग्रहण न करने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। चलिए, पहली शर्त है वह कथन संस्वीकृति होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है किसी अपराध का अभियुक्त हो। चलिए, नेक्स्ट है संस्वीकृति पुलिस अधिकारी को की गई हो। नेक्स्ट है संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए जाने के प्रतिबंधित हो।
ये 4 पॉइंट हैं, इसके ये याद करके ही जाने हैं। और ये जो स्वीकृति पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ये धारा 25 में दी गई है, ये भी डबल मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साक्ष्य की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहले तो साक्ष्य जान लीजिए, साक्ष्य है क्या। साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो साक्ष्य अधिनियम 1872 में पारित हुआ। चलिए साक्ष्य की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख चलिए डिस्कस करते हैं। साक्ष्य, तो साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3, साक्ष्य शब्द से विधिक अर्थों में वे सभी विभिन्न विधिक साधन सम्मिलित हैं जो जांच के लिए प्रस्तुत तथ्य को साबित करने के आशय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें यह है कि साक्ष्य होता है कि कोई भी सबूत, अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कोई भी गवाही के तौर पे वो कुछ सिद्ध हो जाना, यानी कि एविडेंस, उसे हम साक्ष्य कहते हैं। जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है, वो सामने से ये चीज़ हुई है और वो चीज़ सामने से मिल जाती है, उसे साक्ष्य कहते हैं। जैसे देखा नहीं है कोई भी हिस्ट्री में एक पढ़ा हुआ था कि वहाँ कुछ साक्ष्य वहाँ से मिले, वो साक्ष्य वहाँ से मिले, तो साक्ष्य क्या होता है? प्रूफ, जो निशान छोड़े हुए होते हैं वो साक्ष्य कहलाता है। चलिए साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3, साक्ष्य शब्द से विधिक अर्थों में वे सभी विभिन्न विधिक साधन सम्मिलित हैं जो जांच के लिए प्रस्तुत तथ्य को साबित करने के आशय से चलिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरे अर्थों में साक्ष्य की परिभाषा वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका झुकाव या उद्देश्य किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में उपधारणा या अनुमान उत्पन्न करना होता है। चलिए यहां लेते हैं। परंतु शपथ पत्र साक्षी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। जो शपथ ली जाती है वो साक्षी की परिभाषा में नहीं आता है। चलिए साक्षी कैसे हो सकते हैं? साक्ष्य मौखिक भी हो सकते हैं, दस्तावेजी भी होते हैं जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य सामग्री भी सम्मिलित हैं जो किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में न्यायालय के मस्तिष्क में अनुमान उत्पन्न करता है। चलिए साक्ष्य प्रकार विभिन्न प्रकार होते हैं। साक्ष्य के प्रकार यह विभिन्न प्रकार का होता है। चलिए कितने प्रकार का होता है दिखाते हैं। नंबर 1 है मौखिक साक्ष्य, यानी कि जो गवाही दी जाती है या बताया जाता है कि साहब मैंने देखा हुआ है और ये उस टाइम पे ऐसा काम कर रहा था, मैं उस टाइम पे मौजूद था, वो साक्ष्य मौखिक हो गया। दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कि किसी ने कोई कार्य किया हुआ है और उसको लिख कर के उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परिस्थितिजनक की साक्ष्य। और नेक्स्ट है अनुसृत साक्ष्य। चलिए दीवानी मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? व्याख्या करें। चलिए दीवानी मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? व्याख्या करें। चलिए तो क्वेश्चन है दीवानी मामले में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? तो दीवानी मामले में स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 यह बताती है कि दीवानी मामलों में कौन सी स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। चलिए पहला, यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व संबंधी स्वीकृति स्पष्ट शर्त पर करता है कि ऐसी स्वीकृति का प्रयोग शासकीय रूप में नहीं किया जाएगा। सेकंड है स्वीकृति ऐसी परिस्थितियों में की गई थी कि न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि पक्षकार
इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकार को सिद्ध करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि प्रेषक और प्रेषित दोनों के द्वारा यह आशय था कि उन पत्र व्यवहारों का प्रयोग कार्रवाइयों में नहीं किया जाएगा। चलिए, यह याद रखना चाहिए या स्मरण रखना चाहिए कि यह धारा के केवल दीवानी के वादों में लागू होती है, यह आपराधिक वादों में लागू नहीं होती है। इस धारा में स्वीकृति के अर्थान्वयन के विषय में दो महत्वपूर्ण नियम हैं। चलिए वो दिखाते हैं। ये नंबर फर्स्ट है, संपूर्ण स्वीकृति को एक साथ लेना चाहिए। स्वीकृति को एक साथ लेकर पढ़ना चाहिए। किसी स्वीकृति को या तो संपूर्ण रूप से या बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति को टुकड़ों में विभाजित कर उसके टुकड़े को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसे संपूर्ण रूप से स्वीकृति किया जाना चाहिए। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1952 SC 344 के बाद में। चलिए पढ़ लेना। ये सेकंड है, कानूनी विषय पर स्वीकृति। ये पक्षकार अपनी अपनी कानून की स्वीकृतियों द्वारा जो अविवाहित तथ्य की दशा पैदा हुई है, अदालत को अपने दृष्टिकोण को मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किसी पक्षकार द्वारा विधि के प्रश्न पर की गई स्वीकृति उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है। विधि के प्रश्न पर किसी वकील द्वारा की गई गलत स्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होता और उससे पक्षकार बाध्य नहीं होता। चलिए, यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे जो बहुत इम्पोर्टेंट और आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल थे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और जब भी आप परीक्षा में बैठें तो एक बार हमारी वीडियो देखकर अवश्य जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप लोग हमें बताएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी हमारी वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। थैंक यू।